नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। पंचायत चुनाव में पढ़ाई पर लड़ाई फिलहाल खत्म हो गई है। शैक्षणिक योग्यता के अध्यादेश पर हाईकोर्ट ने न केवल स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, बल्कि मामले में सुनवाई भी मार्च तक के लिए टाल दी। कोर्ट का यह आदेश उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उसने सरकार से कहा कि आपके 5वीं पास तो नाम भी नहीं लिख पाते, जबकि गांव में पंच को सयाना माना जाता है। मंगलवार के बाद आज भी आदेश सुनाते वक्त कोर्ट ने अध्यादेश लाने के मामले में हड़बड़ी पर सरकार की खिंचाई तो की, लेकिन चुनाव में दखल देने से इनकार कर दिया। चुनाव न रोकने के पीछे कोर्ट ने संवैधानिक स्थितियों का हवाला दिया है। कोर्ट के फैसले से बीजेपी और कांग्रेस संतुष्ट है, तो वहीं सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच कल पहले चरण की वोटिंग के साथ पंचायती चुनावों का श्री गणेश हो जाएगा। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव को पढ़ाई के अध्यादेश ने दिलचस्प बना दिया है। सवाल इस बीच ये उठता है कि क्या अध्यादेश के जरिए अधिकार छीना गया है। सवाल यह भी कि क्या कोर्ट में मामला ले जाने में देरी की गई। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार की यह जीत संवैधानिक है, नैतिक कतई नहीं है। इन सब सवालों पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में न तो कोई फेरबदल होगा, न पढ़ाई की पाबंदी पर ढील मिलेगी। यानी जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने चुनावों से गफलत की पूरी धुंध साफ कर दी। कोर्ट ने व्यवस्था देते वक्त शैक्षणिक आदेश के खिलाफ आई स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के मुख्य न्यायाधिपति माननीय डबल बेंच जो थी उसने फैसला दिया है कि जो तथ्य सामने है, सरकार ने जल्दीबाजी में ये फैसला किया है, सरकार की खिंचाई उन्होंने करी है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने की वजह से कोई इसमें रिलीफ देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो स्टे एप्लीकेशन पिटिशनर्स की तरफ से थी वो खारिज कर दी है। इस मामले में नवराती देवी ने याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने लगातार 2 दिन सुनवाई करने के बाद फैसला 15 जनवरी के लिए सुरक्षित कर लिया था। अपने आदेश के दौरान हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 243B का हवाला दिया, पंचायती राज चुनावों के समय पर होने की बात कही। अधिसूचना जारी होने के बाद दखल से इनकार किया। अध्यादेश की टाइमिंग को लेकर सरकार की खिंचाई की। सरकार ने अध्यादेश लाने में हड़बड़ी दिखाई। साक्षरता पर राज्य सरकार के डाटा सही नहीं होने पर सवाल उठाए। देखिए, पूरे ये विषय माननीय न्यायालय ने जो स्टे देने से मना कर दिया, वो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद में माननीय न्यायालय ने ये एक सम्मानजनक स्टे जो ये खारिज किया है कांग्रेस का, वो वास्तव में एक जनता के पक्ष में न्याय हम कह सकते हैं। पूरे देश भर में राजस्थान की इस बात को लेकर जगह जगह तारीफ की जा रही है। परंपरागत राजनीति का इससे कहीं न कहीं जाकर एक वंशवाद और परंपरागत राजनीति पर भी इससे ब्रेक लगा है। ये देश में अपने आप में एक अनूठा और एक बहुत बड़ा एक कदम जिसे हम कह सकते हैं, जिसे पूरे देश की जनता ने सराहा है। राजस्थान की हमारी मुख्यमंत्री जी के इस कदम को पूरे देश की जनता ने इसको सराहा है। हाईकोर्ट के आदेश से सिविल सोसाइटी समेत उन याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है जिन्होंने चुनावों की जिसे पूरे देश की जनता ने सराहा है। राजस्थान की हमारी मुख्यमंत्री जी के इस कदम को पूरे देश की जनता ने इसको सराहा है। हाईकोर्ट के आदेश से सिविल सोसाइटी समेत उन याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है जिन्होंने चुनावों की प्रक्रिया पर रोक की मंशा से याचिका लगाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जहां तक शैक्षणिक अर्हता का प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए, उसके लिए प्रथम दृष्टया ये पाया है कि ऑर्डिनेंस गलत है। लेकिन चूंकि इलेक्शन प्रोसेस चालू हो चुका है, इस ग्राउंड पे कोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। उसने फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का फैसला किया है, जो संभवतः कल पेश की जाएगी। निराशा हुई है और इस फैसले में जो विडंबना है वो भी सामने आई है। एक तरीके से संविधान की हार हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है और एक सरकार की रणनीति की जीत हुई है कि हम कोई भी अध्यादेश निकाल सकते हैं, चाहे वो गैर संवैधानिक हो, वो गैर लोकतांत्रिक हो। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी अध्यादेश व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि काम डिग्रियों से नहीं बल्कि अनुभव से चलता है। 1 साल पहले हमारा कोपरना ये 8वीं पास का एक नेम खाड़ देते, तो हम भी 15 साल से हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम पूरा लेकर छोकर जानते हैं, हिंदी का इंग्लिश का डेटा फिट करते हैं, पेंटर निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। डिग्री की जरूरत नहीं है,
अनुभव की जरूरत होती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले से इतना तो साफ है कि पहले चरण का चुनाव अपने तयशुदा वक्त पर होगा, क्योंकि स्टे एप्लीकेशन कोर्ट से भले ही खारिज कर दिया गया हो, लेकिन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मार्च का वक्त तय किया गया है। तब तक इन चुनावों की पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी होगी। पढ़ाई की पाबंदी का फैसला कितना जायज है, ये अब तभी पता चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश से। जयपुर से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाशनाथ भट्ट, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। भट्ट साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। सुशील शर्मा, कांग्रेस से महासचिव, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। और निखिल डे साहब, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डे साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। भट्ट साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं, जरा ये चीज बताइए, आप संवैधानिक लड़ाई तो जीत गए, क्यों ना कहा जाए कि आप नैतिक आधार पर लड़ाई को हार चुके हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम नैतिक आधार पर इस लड़ाई को नहीं हारे हैं। पहली बार राजस्थान में शिक्षा को इसके साथ जोड़ने के कारण सब लोगों को मालूम है कि पंचायती राज जो संस्थान है उसका सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख को एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने पड़ते हैं। उनको चेकों पे साइन करने पड़ते हैं, उनको हिसाब किताब मेंटेन, पॉलिसी मैटर के साथ साथ उनको कई एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने होते हैं। अनेकों प्रकरण इस बात के आए, ठीक है, कि सरपंच ये कहता है, जहां उनके पास लाखों करोड़ों का बजट आता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ नहीं पाया। तो इनके कांग्रेस के कार्यकाल में जब पंचायती राज मंत्री भरत सिंह जी थे, उन्होंने भी जोर देके कहा था कि शिक्षा का नहीं रखेंगे तो ये सरपंच तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये चर्चाएं जब चल रही थी, उसी में से ये प्रस्ताव बना है और ये प्रस्ताव बनकर जो लागू हुआ, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो निर्णय हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये याचिकाएं अभी लगी थी? मैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन प्रेस करने से पहले जब ये संशोधन हो गया तब याचिकाएं लग चुकी थी, तब भी उच्च न्यायालय ने इनको स्थगन देने से मना किया। अब इन्होंने अभी बीच चुनाव में फिर वापस स्थगन मांगने की कोशिश की, उसको न्यायालय ने नहीं माना। भट्ट साहब, सवाल तब उठता है, नहीं ये ठीक है, आप ये सारी तर्क दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि साक्षरता को लेकर आपके पास में कोई डेटा ही नहीं है। बिना डेटा के आप ये तय कर देते हैं कि नहीं, हम 10वीं और 8वीं पास का एक ऐसा नियम लेकर के आ जाएंगे जिससे कई लोग चुनाव लड़ने से दूर हो जाएं। ये सवाल है कि आपने कईयों के बुनियादी हक को छीन तो नहीं लिया? मुझे लगता है कि मैं जी मीडिया के सामने बैठा हूं और उस मीडिया के सामने बैठा हूं जिस मीडिया ने गांव में जा के लोगों से पूछा कि भाई आपके गांव में ये शिक्षा का चल रहा है, मैंने खुद आपके मीडिया को देखा है, इस परिवर्तन से आपके गांव में क्या होने वाला है? लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य है। और आप ही ने अनेकों गांवों में, बस्ती में इधर उधर रिकॉर्डिंग की है। पूरे प्रदेश में इसका बहुत अच्छा माहौल बना है और मीडिया भी इस बात से अवगत है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 60 साल में हम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव साक्षर नहीं है। हम ये बात की तो हम ही बरते हैं कि पंचायत लेवल तक हम सेकेंडरी स्कूल खोल के बैठे हैं। सही बात। मुझे बताइए कि अब तक के नामांकन में बहुत सही बात। नहीं, मुझे मैं आपसे प्रश्न नहीं पास में आता हूं। सुशील जी, जी 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 ठीक है। भट्ट साहब, संक्षेप में। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने फॉर्म भरे गए, कितने ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां चुनाव लड़ने वाले नहीं मिले। इसलिए ये बात कहना कि पढ़े लिखे लोग गांव में नहीं है, ये मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता का अपमान है। पंचायती राज में जो नौजवान भाग ले रहे हैं उनका अपमान है। ठीक है, ठीक है। सुशील जी, मैं आपके पास में आता हूं। जो भट्ट साहब कह रहे हैं वो गलत नहीं, क्योंकि मैं खुद बस्ती गया था। बस्ती के बाद में आज मैं पूरे अलवर में घूम करके आया हूं। लोगों का वास्तव में ये कहना है कि नहीं, पढ़े लिखे तो होने चाहिए, हमें जरूरत है पढ़े लिखे की। और किसी का मेरे पास ऐसा कोई हार्श या कठोर जवाब नहीं आया। उनका ये नहीं कहना था कि नहीं साहब, ये हमारा कोई बुनियादी हक छीन रहा है। देखिए, दो इसमें पहलू हैं। एक तो ये है कि जो संवैधानिक अधिकार है लोगों, जिसको चुनाव लड़ने का जो आर्टिकल 14 है, जिसमें सीधा सीधा स्पष्ट है कि समानता का अधिकार, उसको वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जो इक्वलिटी का जो राइट है, उसको कर्टेल किया गया है। लोगों को एक्सक्लूड
हटा दिया गया है उस प्रक्रिया से, जो महिलाएं तो 95% और पुरुष जो है 60% से ऊपर आबादी के रहते हैं। सुशील जी क्या करोगे? नहीं, बेहतरी का सवाल नहीं है। बेहतरी के लिए तो कांग्रेस का कह रही है कि अनपढ़ लोग आने चाहिए। कांग्रेस का तो ये कहना है कि जब प्रक्रिया थी, विधानसभा थी, आप विधानसभा में रखते, पास कराते, चर्चा करते, आपका स्पष्ट बहुमत था। आपने बैकडोर से अध्यादेश लाना ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रक्रिया न हो, अध्यादेश आते रहे। क्यों लेकर गए? आपको क्या डर था? आपको पता है 4 उपचुनाव हुए, 3 ग्रामीण क्षेत्र के थे जिसके अंदर कांग्रेस जीती। भारतीय जनता पार्टी ने 46 का टारगेट दिया, 25 का टारगेट दिया, 200 का टारगेट दिया। अब 33 का टारगेट क्यों नहीं दिया इन्होंने? इनकी बोलती बंद क्यों हो रही है? इनको पता है कि गांव के अंदर इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, और इन्होंने जानबूझ करके जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जो समाज सेवा के लोग हैं, जो गांव के अंदर जो 20 साल से खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि आधारभूत सुविधाएं अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है, आम आदमी अभी तक पूरा शिक्षित नहीं हुआ है। ऐसे में आप जो गांधी जी का जो सपना है, ग्राम स्वराज का, सुशील जी अगर वो शिक्षित नहीं है, सुशील जी अगर वो शिक्षित नहीं है तो ये कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपका काम था शिक्षित करना। भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही है। भैरव सिंह जी कितने साल तक मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी पिछले टाइम में मुख्यमंत्री रही, भाजपा भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी कर देती तो फिर कांग्रेस क्या करती ना? संवैधानिक जो राइट है, हम उसको किसी बहाने से कर्टेल नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को अलग थलग नहीं कर सकते। गांधी जी का सपना था कि आम आदमी की भागीदारी हो, ग्राम स्वराज में हर व्यक्ति उसमें भागीदारी करे, चाहे चुनाव लड़ने का हो, चाहे फैसले करने का हो, हम उसको अलग थलग नहीं कर सकते। संवैधानिक अधिकारों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से जो हमला किया है, उसका जवाब राजस्थान की जनता देगी, आपको पता लग जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डे साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, एंड ऑफ द डे क्या मिला? एंड ऑफ द डे एंड नहीं हुआ है। ये दिन तो बहुत लंबा है, और लंबा रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट के यदि बातें हम सुने, और हम सब ने उनकी बातें सुनी है, कहा तो है कि अन्याय हो रहा है, आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है, कह रहे हैं कि संविधान का हनन हो रहा है, कह रहे हैं कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी और ऐसे शिक्षित नहीं होंगे लोग, वैसे होंगे वहां जाके शिक्षा दिलाने से। लेकिन कोर्ट कह रहा है हम 243 OB में फंसे हुए। कोर्ट कह रहा है हम चुनाव के कैलेंडर में फंसे हुए। तो न्याय नहीं मिला साहब। कोर्ट के अनुसार याचिका डालने में देर कर दी कोर्ट, हमने बिल्कुल देर नहीं की। 20 तारीख को सरकार में ऑर्डिनेंस साइन हुआ है, 24 तारीख को कैलेंडर अनाउंस हुआ है, 20 तारीख को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर गए। हम तुरंत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दौरान गए, कोई वेकेशन बेंच नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में भी इसको एक्नॉलेज किया। हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा 5 को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा 5 को सुनेंगे। 5 को सुना और कहा हाई कोर्ट में जाके सुनवाई करो। तो इसीलिए जो भट्ट साहब ने कहा कि पहले ही लग गया था, पहले नहीं लगा सर। कोर्ट ने कहा कि जब हम छुट्टी से आएंगे तब सुनेंगे। जैसे ही छुट्टी से आए सुनवाई चालू हुई। कोर्ट ने ही कहा 12 को सुनेंगे, तो 12 को खड़े हो गए। 12 को भी आए और कोर्ट ने खुद ने कहा है कि कैलेंडर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम पहुंचे थे कैलेंडर से पहले, कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया और इस विडंबना में हम फंस गए। क्या भारतीय न्याय, क्या लाखों लोग, क्या इस राजस्थान की जनता, उनको हम चुनावी प्रक्रिया, उनको हम उनके राजनीतिक भागीदारी से अलग कर देंगे? इस बात को लेके कि नहीं, आपके पास तो टाइम नहीं थे। और मेरा भट्ट साहब से एक सवाल है कि क्या जरूरत थी अध्यादेश को 4 दिन पहले लाने की? उन्होंने कहा पहले नहीं लगा। पहले कैसे लगता? क्योंकि कोर्ट छुट्टी पर था। तो ये पूरा एक साजिश है, ताकि जनता जा नहीं सके, हम जैसे लोग फिर भी जा पाए। लेकिन आम जनता हजारों है और उनका कहना है कि बहुत पॉपुलर है। जब आप 80-95% लोगों को बाहर करेंगे इस प्रक्रिया से, ये खुद को इनको समझ में आएगा कि कितना पॉपुलर और कितना अनपॉपुलर। चलिए ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगा, मैं भट्ट साहब के पास में जाऊंगा, ये सवाल पूछूंगा। बड़ा ये बुनियादी सवाल हो गया, क्या प्लान किया गया, क्या कोई वक्त ऐसा तय किया गया जिससे कि न्यायिक पेचीदगियों में मामला नहीं फंसे? ये कोई प्लान था? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, बड़ा जायज सवाल है, वापस आते हैं। For the India that's moving faster. For the India that's pushing further. For the India that's dreaming bigger. For the next generation of unstoppable Indian. The next generation, Renault Duster.
तरी ततरी ततरी। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। रोल साउंड 134A 1/1 एक्शन। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और बिना समय गवाए मैं सीधे कैलाश नाथ भट्ट साहब आपके पास में आता हूं। बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछा है डे साहब ने कि क्या आपने कुछ प्लान किया था कि ऐसा वक्त चुना जाए अध्यादेश लाने के लिए कि उसके बाद कानूनी लड़ाई की गुंजाइश न बचे? मुझे लगता है कि निखिल डे साहब पहले तो इस प्रकार के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब तक इनका स्टैंड कुछ और हुआ करता था और अब ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव में गए नहीं, इनको कुछ जानकारी नहीं। इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पंचायती राज मंत्री कांग्रेस के भरत सिंह जी थे, उन्होंने इस मुद्दे पर सबसे पहले बोलना चालू किया था अपने कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो पंचायती राज में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आए और यूपीए सेकंड के टाइम नरेगा वगैरह का पैसा आना चालू हुआ और वो सीधा पंचायतों को देना चालू हुआ, तब जाकर ये समस्याएं खड़ी हुई। और ये लोग जब पंचायती राज मंत्री से आके ये कहते थे, अरे मारो काई साहब वो थे अपराध कि मैं तो अंगूठा छाप में पड़ी हुई, कहने मार तो हाथ से अंगूठो लगवा लियो। ये समस्याएं जब बचने के लिए आने लगी तो ये प्रकरण चला। राजस्थान में हमारी सरकार आई, इसका एग्जामिनेशन चालू हुआ और चूंकि विधानसभा का बजट सत्र के समय यह विषय कानून विभाग में जांच के लिए गया कि संवैधानिक प्रावधानों की जांच कर ले। कानूनी विभाग जब हमारे विधि विभाग ने राय दे दी तो इस अध्यादेश लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस प्रकार के षड्यंत्र सरकारें रचेगी, किसके लिए? किसने बताया था कि ये लोग? आपके पास इतना समय है और कानूनी विभाग को इतना टाइम लग गया ये सलाह देने में, वो मुझे समझ में नहीं आया। 4 दिन और निकल जाते तो आप ये सलाह भी नहीं निकाल पाते। लेकिन मेरा आपसे 2-3 सवाल हैं। नहीं आपको निकल दे, अब आप क्या है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं भट्ट साहब, अगर आपके साथ जनता होती। भट्ट साहब अरे मैं आपसे बात कर, पहले मेरी सुन लो, अपनी बोल लेना। आज आपके पास अगर प्रदेश में जनता होती तो गांव-गांव में निखिल डे जी आपको धरना लगवा देते, लेकिन आपके पास वो जनता आई नहीं रही। नहीं तो ये प्रस्ताव गलत होता तो रास्ते जाम हो जाते, क्योंकि आखिर में आप लाखों लोगों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लाखों लोग हैं कहां जिनकी वकालत कर रहे हो? बिना लोगों के भट्ट साहब, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की वकालत कर। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि निखिल डे जी और अरुणा राय जी आज की तारीख में। भट्ट साहब, पहले तो हम बात कर रहे हैं उन लाखों लोगों को जिनका आप कह रहे हैं सब शिक्षित है। आप बताइएगा कौन से आंकड़ों से आप कह रहे हैं कि 8वीं पास है और 10वीं पास है? हमने जो आंकड़े निकाले हैं वो सेंसस से निकाले हैं। आप बताइएगा वो कौन से आंकड़े हैं? आप स्कूल भट्ट साहब, आप चाहते हैं कि ये धरना और प्रदर्शन से ही इसका जवाब हो? आपसे मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमें जवाब तो देना पड़ेगा। आपको चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने चिट्ठी लिखी, हम आए आपके पास कि आप चर्चा कीजिएगा। हमने कहा असेंबली में इसकी बात कीजिएगा, हमने कहा हम कोर्ट जाएंगे। ये सारे आप चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन से ही हो, तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जब आप एक सरकार में हैं, आप कह रहे हैं वही रास्ता अपनाना चाहिए ताकि इसको जैम करें। इसके आगे मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं भट्ट साहब कि ये जो आप भरत सिंह जी की बात कर रहे हैं, उस समय नहीं, हमने कहा है आपके पास भट्ट साहब, आपके पास वीडियो है। ठीक है, सुशील जी भी कुछ कहना चाहते हैं। आपके पास सुशील जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। दोषी क्यों नहीं ठहराते हैं? आप सरपंचों को क्यों दोषी ठहराते हैं? 8वीं पास भी सरपंच वो मेजरमेंट बुक नहीं पढ़ सकता है, वो डबल एंट्री बुक रिकॉर्ड की। भट्ट साहब से जवाब लेंगे। सुशील जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? भट्ट साहब से पूछ लें।
देखिए भट्ट साहब, जो माननीय न्यायालय में एडवोकेट जनरल साहब ने पक्ष रखा, कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर्स में लिखा है कि सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, बिना तैयारी के उन्होंने ये फैसला लिया है। और जो चालाकीपूर्ण समय आपने जो चुना है, जिससे न्यायालय में भी नहीं जा सके, रिलीफ नहीं मिल सके, समय निकल जाए, और बैकडोर से आपने जिस तरीके से फैसला लिया है और जो जनता को भुगतना पड़ रहा है, बहुमत पक्ष को आपने जिस तरह पूरी प्रक्रिया से जो बाहर किया है, ये बहुत ही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन इससे हुआ है। और आप जो सफाई देना चाह रहे हैं, सरकार को इसमें कोई रिलीफ नहीं है। चुनाव आयोग की मांग और चुनाव आयोग के वकील ने जो पैरवी करी, संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने कोई स्टे नहीं दिया है। सरकार की तो पूरी खिंचाई माननीय न्यायालय ने की है। आपके वकीलों के पास जवाब देते नहीं बना, ना आपके पास आंकड़े हैं, ना आपके पास तैयारी है। सिर्फ आपने कांग्रेस को रोकने के लिए, जो आपके गृह मंत्री ने कहा कि आधा काम तो हमने कर दिया है कांग्रेस को रोकने का, आधा हम चुनाव में करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि जब मतदान होगा, जब 5 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तब गांव गांव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू होगा, उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। भट्ट साहब, अब तक आवाज आ रही है? चल लगता भट्ट साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनके पास मैं जाने की कोशिश करूंगा, उनसे मैं कमेंट लूंगा आखिरी। लेकिन डे साहब, क्या इन विरोधों का मतलब हम ये समझ लें, हम इन विरोधों का मतलब ये समझ लें कि आप नहीं चाहते कोई पढ़ा लिखा हो जो चुनाव लड़े? नहीं साहब, हम तो लगे हुए हैं कि पढ़ लिख जाएं। हम चाहते हैं कि पढ़ाई ठीक हो। 17,000 स्कूलों को बंद कर रही है ये सरकार। हर स्कूल में जाओ। सिविल सोसाइटी से ये भी तो एक्सपेक्ट किया था ना, कोई बेटर चीज है उसके लिए आप सपोर्ट करें। आप और हम मिलके क्या स्कूलों को ठीक करेंगे, या हम उनको यहाँ दोष ठहराएंगे और उनको हटाएंगे चुनावी प्रक्रिया से? चुनावी प्रक्रिया, पंचायती राज जनता का राज है। पूरी जनता, ग्राम सभा, उनके सामने सारे रिकॉर्ड रखें और वहां दोषी ठहराएं ग्राम सेवक को, अकाउंटेंट को, जूनियर इंजीनियर को। अंगूठा छाप की बात नहीं, पूरा गांव को देखना चाहिए क्या हो रहा है। वो है पंचायती राज, ना कि कुछ लोग कब्जा कर रहे पूरे सत्ता के ऊपर। आप तो फिर जवाबदेही तो उन्हीं लोगों की जो जनप्रतिनिधि है, जवाब तो उनसे मांगा जाएगा ना। आप मैं भट्ट साहब से ये भी पूछना चाहता हूं, क्या इनको रोका कि एमएलए और एमपी से चालू करते हैं? ठीक है भट्ट साहब, ये बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं संक्षेप में आप जवाब दे दें इन सब बातों। इन्होंने अपने आप से क्यों नहीं चालू किया? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आखिर कहीं से तो शुरुआत होगी। आज निखिल डे जी को, सुशील जी, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, महिलाओं का आरक्षण किया। आज अच्छी महिलाएं हमको राजनीति में मिलना चालू हो गई। विधानसभा हमने आज शौचालयों की व्यवस्था रखी। 20,000 शौचालय सर्वर बन रहे थे, अब 1 लाख शौचालय, लगभग 2 लाख शौचालय इन 2 महीनों में बने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा की, जब ये शिक्षित प्रधान सरपंच बनेंगे तो यही गांवों से बनने वाले लोग विधायक और सांसद बनेंगे। इन्हीं में से आज तक बनते आए सुशील जी। अब अगर आज ये शिक्षित, आपने अपने आप से क्यों नहीं चालू किया भट्ट साहब? तो आपको लोकसभा और वहां पे भी पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी शुरुआत का गांवों में बड़े उत्साह के साथ समर्थन हो रहा है, बड़े उत्साह के साथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपके जो कथित, ठीक है भट्ट साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, कब्जा जमाए बैठे थे, उनकी जमीन खिसक रही है, उसकी वकालत कर रहे हैं आप दोनों। भट्ट साहब, आप अपने अंदर विधानसभा और लोकसभा में उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? वहां से क्यों नहीं चालू किया आपने? वहां तो आसान है ज्यादा, वहां तो ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, जाने चाहिए। देखिए, नहीं चिंता नहीं, आप जवाब दे दीजिएगा ना भट्ट साहब, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं उसका। आपको तो विरोध करना है क्योंकि आप जिस विचारधारा का, नहीं साहब, मैं आपसे केवल एक जवाब पूछ रहा हूँ, ये विरोध का जवाब। पढ़े लिखे लोगों का ठीक भट्ट साहब, सोसाइटी के नाम पर सिर्फ ये विरोध करना, आप पढ़ाई लिखाई, राजीव गांधी पाठशाला, बिल्कुल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, साक्षरता, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा, जो मैं चाहता था कि कोई लड़ाई नहीं हो, एक फ्रूटफुल बात निकल करके सामने आए, और मेरी कोशिश ये थी कि कुछ निचोड़ निकले, पर मुझे लगता नहीं कि फिलहाल निकल सकता है। भट्ट साहब, मैं आपका शुक्रिया करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। डे साहब, मैं आपका भी शुक्रिया करूंगा। सतीश जी, सुशील जी, मैं आपका भी शुक्रिया करूंगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लब्बो लिबाब जो पूरी बातचीत का है वो ये, मौके सबको मिले, लेकिन इस बीच ये भी जरूरी है कि पढ़े लिखे भी हों, सयाने भी हों, काम भी कर पाए। आखिरी बात यह है कि वो तबका जो आखिरी व्यक्ति है उसका भला कम से कम होता दिखाई दे। आज की बड़ी खबर में आज बस इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।